तक की जांच भी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। हालांकि इस बीच पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसका नाम है फहीम खान। दावा है कि फहीम खान ने लोगों को भड़काया और करीब 500 लोगों को पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा किया। नागपुर पुलिस का दावा है कि फहीम के भाषण के बाद ही नागपुर में हिंसा भड़की थी। हिंसा का मुख्य आरोपी होने की वजह से उसका नाम एफआईआर में भी नामजद है। नागपुर पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। दंगे का ऑर्डर कहां से आया, इसकी जानकारी जुटा रही है। साजिश के तार कहां तक हैं, इसका पता लगा रही है। लेकिन इस बीच एफआईआर में नागपुर हिंसा को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने भड़काऊ नारे लगाए और झूठी अफवाहें फैलाते हुए कहा, हम पुलिस को अब दिखा देंगे। भीड़ ने पुलिस पर घातक हथियारों से हमला किया, उन पर पत्थर और यहां तक कि पेट्रोल बम फेंके ताकि ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को मार डाला जाए। उपद्रवियों ने यौन हिंसा की भी कोशिश की। एक महिला पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया गया। भीड़ ने उसे अनुचित तरीके से छुआ, उसकी वर्दी उतारने की कोशिश की और अश्लील टिप्पणियां तक की। हमारा तपास चालू है, इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में हमने 50 लोगों को ताबे में लिया है और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की 10 टीम हमारी काम कर रही है। नागपुर हिंसा की जांच पड़ताल जारी है, लेकिन अब तक की जांच में हुए खुलासों से साफ है कि दंगाइयों ने नागपुर को जलाने की साजिश पहले से ही रची हुई थी। ये हिंसा सुनियोजित थी, लेकिन सवाल है कि साजिश के तार कहां से जुड़े। क्या सरहद पार से दंगे के लिए ऑर्डर आया? किसने पत्थरबाजी और हिंसा के लिए उकसाया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नागपुर हिंसा जिसके तार पहले कश्मीर से और अब बांग्लादेश से जुड़ने लगे हैं। 84 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 10 एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान अरेस्ट कर लिया गया है। लगातार इससे पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आखिर क्या मंशा थी और किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, क्योंकि ये बिल्कुल प्री प्लान साजिश के तहत से निकलकर सामने आ रहा है। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, यहां पर मास्टरमाइंड फहीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में क्या कुछ निकला है? देखिए, फहीम खान को अभी से मास्टरमाइंड कह देना बहुत बड़ी जल्दबाजी है, क्योंकि फहीम खान एक वो व्यक्ति है जो डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव भी लड़ा है, वो एक पॉलिटिकल लीडर भी है। ये जरूर हुआ है कि जहां पर ये आगजनी की गई, दीपक आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए दीपक के पास वापस चलेंगे। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए भी अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही तमाम ऐसे लोग जिनकी गिरफ्तारी की गई है, उन वीडियोस के जरिए जो कि उस दिन सर्कुलेट हो रही थी जिस दिन बवाल हुआ था, और इन सभी ने पुलिस कर्मियों को बुरी तरीके से जख्मी भी किया था। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तमाम टीम की अब इसमें इन्वॉल्वमेंट भी सामने आने लगी है। जिस तरीके से पत्थरबाजी वहां पर की गई थी, ऐसे में कश्मीर का पैटर्न, जिस तरीके से कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग की जाती है, वो निकलकर सामने आया, जिसके बाद इसके तार अब कश्मीर से जुड़ने लगे। और उसके बाद बांग्लादेश का एक सोशल मीडिया अकाउंट, जहां पर यह कहा गया है कि ये महज एक शुरुआत थी, इसके आगे भी ऐसे कई दंगे देखने को मिलेंगे, जिसके बाद बांग्लादेश से भी इसके कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आए हैं। अब बांग्लादेश के उस सोशल मीडिया अकाउंट को हालांकि ब्लॉक करा दिया गया है और फेसबुक से रिक्वेस्ट करके उसकी डिटेल्स भी निकलवाई जा रही हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर डिटेल्स निकाली जा रही है, जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। आगे बढ़ेंगे। संजय राउत का सीएम फडणवीस पर हमला देखने को मिला है। संजय राउत यहां पर सीएम फडणवीस पर हमला बोलते नजर आए हैं, निशाना साधते नजर आए हैं। तो जिस तरीके से लगातार नागपुर हिंसा हमने देखी, जिसके बाद सीएम फडणवीस का बयान भी सामने आया था कि आरोपियों को बख्शेंगे नहीं, खबर से भी ढूंढकर निकाल लेंगे। उसके बाद संजय राउत ने फडणवीस पर हमला साधा है। आइए आपको सुनवाएं। होते ना सगळे, आपण तुमच्या मंत्र्यांची, तुमच्या नेत्यांची वक्तव्य तपासा। बांगलादेशातून काय आलंय ते नंतरची गोष्ट आहे, बरं। आधी तुमचे भाजपचे आमदार, खासदार, पुढारी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विधान परिषद, विधानसभेतले तुमचे आमदार, मंत्री, यांच्यावर तुम्ही काय कारवाई करणार? बांगलादेश काय घेऊन बसला? परभणी अगोदर दंगल झाली, नंतर बीड
तसं नंतर पाहिलं आपण तर नागपूरमध्ये झालं देवेंद्र फडणवीस यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळामध्ये हे नक्की काय घडतंय? गृहमंत्री म्हणून त्यांना अपयशी गृहमंत्री म्हणून ते आधीच्या काळात सुद्धा अपयशी ठरले. गृहमंत्र्यांचं जे काम आहे ते फक्त विरोधकांवर नजर ठेवणं आणि विरोधकांचे पाय खेचणं, विरोधकांवर गुन्हे दाखल करणं नाही. राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था, सगळ्यांना न्याय, सगळ्यांना संरक्षण आणि राज्याच्या सार्वजनिक मालमत्तेचं रक्षण हे गृहमंत्र्यांचं काम आहे. दुर्दैवानं ते होताना दिसत नाही. चलिए. नागपुर हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आने लगा है। साइबर सेल की जांच में खुलासा हुआ है, बांग्लादेश में संचालित एक फेसबुक अकाउंट की पहचान हुई है। नागपुर में हिंसा भड़काने की धमकी दी गई थी। नागपुर हिंसा का ये बांग्लादेशी कनेक्शन, जो कि कश्मीर के कनेक्शन के बाद सामने आ रहा है। जिस तरीके से पत्थरबाजी नागपुर में देखने को मिली थी, ऐसे में स्टोन पेल्टिंग जो कि कश्मीर में देखने को मिलती है, कश्मीर का कनेक्शन यहाँ सामने आया, जिसके बाद अब बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आने लगा है। एक सोशल मीडिया अकाउंट जहाँ पर ये लिखा गया, ये कहा गया, ये धमकी दी गई कि अभी जो हुआ वो महज एक ट्रेलर था, जो हुआ उससे कहीं ज्यादा बड़ा दंगा आगे देखने को मिलेगा। जिसके बाद इस फेसबुक अकाउंट पर एक्शन लेते हुए इस अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया गया है और तमाम डिटेल्स यहां पर निकलवाने की कवायद लगातार जारी है। दीपक विश्वकर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, यहां पर एक अकाउंट था फेसबुक का जिसको ब्लॉक करवा दिया गया है और वहां ये साफ तौर पर कहा गया कि ये जो हुआ इससे कहीं बड़ा दंगा आगे भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, इसीलिए जो 34 से ज़्यादा लोगों का जिक्र हम कुछ देर पहले कर रहे थे कि एफआईआर दर्ज की गई है, उसके पीछे की वजह यही है कि जिन 34 लोगों के ऊपर एफआईआर सोशल मीडिया के अंदर दंगा भड़काने, भड़काऊ भाषण देने, गलत मैसेज सर्कुलेट करने, लोगों की मौत के बारे में बताने और आपत्तिजनक पोस्ट करने का जो मामला था, उन सब के आधार पर और ये फेसबुक पोस्ट, इन सब के आधार पर 34 से ज़्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। उनको जल्द से जल्द डिटेन किया जाएगा। तो समझा जा सकता है कि ये पूरा मामला, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब ये मामले की शुरुआत हुई थी तो लगातार जो रविंद्र सिंघल है, कमिश्नर है नागपुर के, वो लगातार एक चीज़ को कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर ध्यान ना दें, सोशल मीडिया पर भ्रांति ना फैलाएं। इसी वजह से इस पूरे मामले में अब सोशल मीडिया में, क्योंकि पुलिस ने 5000 से ज़्यादा जो सीसीटीवी फुटेज है उसको अभी तक खंगाल चुकी है, इसी वजह से 34 से ज़्यादा मामलों में और तमाम सैकड़ों अकाउंट खंगालने के बाद, सैकड़ों व्हाट्सएप खंगालने के बाद इस नतीजे पे पहुंची कि 34 से ज़्यादा जो लोग हैं उन पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनके फेसबुक से, उनके इंस्टाग्राम से, उनके व्हाट्सएप से, उनके मैसेंजर से जो मैसेज सर्कुलेट किए गए हैं वो किस दायरे में, किस रडार पर भेजे गए हैं, उन सब की जांच की गई और जांच करने के बाद इस पूरे मामले में अलग अलग धाराओं के तहत अलग अलग मामले को लेकर पूरे में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह यही है कि लगातार जब चर्चा ये की जा रही थी कि जिस हरे कपड़े का जिक्र किया जा रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री ने भी उसको नकार दिया कि हरे कपड़े में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, जिसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान की आयतें और तमाम चीज़ें। तो कहीं ना कहीं जिस हरे कपड़े से दंगा भड़का है उस हरे कपड़े को भी नकार दिया गया है। उस हरे कपड़े को भी ये कह दिया गया कि उस हरे कपड़े में ऐसा कुछ भी नहीं था, उस हरे कपड़े में बस एक साधारण सा प्रिंट था। तो आप ये समझ सकते हैं यदि ऐसा कुछ नहीं था तो इसका मतलब ये है कि बाट जोए बैठे थे कि ऐसा यदि कुछ होगा तो इस पूरे मामले को दंगे की शक्ल देकर पूरे नागपुर में दंगाइयों को पहले से प्लानिंग करके ये चीज़ स्पष्ट थी कि हमको अशांति फैलानी है। इसी वजह से पूरे मामले को इसी तरीके से रचा और बसा गया। बिल्कुल, प्री प्लान साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया और जांच अब लगातार जारी इस पूरे मामले को लेकर।